जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है और सूचना आपको यह देना है कि कंपनी शॉर्ट टर्म की लिस्ट से तो बाहर आई है, लेकिन अब लॉन्ग टर्म की लिस्ट में पहुंच चुकी है। और भी बड़ी लिस्ट या कह लीजिए और भी दिक्कत वाली लिस्ट में पहुंच चुकी है। ठीक है ना। कुछ खबरें आई हैं पॉजिटिव, इसकी वजह से शेयर में बढ़िया तेजी देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। उसके बारे में भी बात करने वाले हैं हम लोग कि ये इतना मोमेंटम में क्यों है। अगर देखिए पॉजिटिव सेंटीमेंट बना रहेगा तो चाहे एसएम की लिस्ट में जाए चाहे कोई भी लिस्ट में जाए वो भागेगा ही भागेगा। लेकिन जब ही वो न्यूज़ न्यूट्रल होगी या फिर उस न्यूज़ पे कोई खंडन आ गया कि नहीं हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर पिटाई होती है ना ज़बरदस्त तरीके से। और एसएम की लिस्ट में वैसे भी रहेगा, बोल लूँ वैसे रहेगा नहीं। ठीक है ना। तो समझा देता हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा। कल मैं एक वीडियो बनाया था एचएफसीएल का, इसमें 6 मई को, और उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि कंपनी को कई सारे ऑर्डर मिले हैं और उसके बाद जो है तेज़ी आ रही है शेयर में। प्रॉफिट बुकिंग का मेरा पहले से भी व्यू है और अभी भी मेरा प्रॉफिट बुकिंग का ही यहाँ पे व्यू रहेगा। 147 रुपये पे शेयर पहुँच चुका है 4% की बढ़त के साथ, जबकि मार्केट निगेटिव है या कह लीजिए न्यूट्रल है। शेयर यहाँ पे देखिए एस एम स्टेज 1 में था, शामिल हुआ था लगभग 4 मई के आसपास। तो AST शॉर्ट टर्म ASM स्टेज 1 में यह शेयर अभी शामिल था। अब इससे में शामिल होने से मार्जिन वार्जिन सब बढ़ जाता है, थोड़ा सा एडिशनल सर्विलांस हो जाता है सेबी का और एक्सचेंज का, दिक्कत होता है। सुबह से ही एकदम ओपन हुआ और वहीं से जो है एकदम ट्रेंड जो है कंटिन्यू रखा, अब ट्रेंड में आज था। 13 करोड़ इक्विटी शेयर इसमें ट्रेड हो रहे हैं, जो कि मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम कई बार बताया हूँ। 1900 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं, केवल 21% का डिलीवरी परसेंटेज है और कल से इसका सर्किल लिमिट भी 10% हो चुका है। अब हो सकता है कि आने वाले समय में 1-2 दिन में या एक हफ्ते में या 15 दिन में 5% भी इसका सर्किल लिमिट हो जाएगा। यही सारी की सारी रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं एसएम लिस्ट में जाने में। अब देखिए 30 अप्रैल को यहाँ पे कई सारे जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी टाइप का हुआ था, हालांकि कल भी वॉल्यूम ट्रेड हुआ था लेकिन कल का डाटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आज भी बहुत सारे, क्योंकि 13 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ है तो बहुत सारी जो है आज भी बड़ी बड़ी लार्ज डील या बल्क डील कह लीजिए हुई होंगी, लेकिन डाटा अवेलेबल नहीं है। देखिए तेजी क्यों हो रही है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ते भाग क्यों रहा है। तो भाग रहा है एक न्यूज के हिसाब से। भू राजनीतिक तनावों के कारण सैन्य खर्चा में वृद्धि के मद्देनजर एचएफसीएल रक्षा क्षेत्र में विस्तार की योजना बना रही है। इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है। अपनी रक्षा रणनीति के तहत एचएफसीएल ने अपने एरो स्पेस जो है एरो स्ट्रक्चर और रक्षा संचालन को नवगठित सहायक कंपनी एचएफसीएल एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत समेकित कर दिया है। तो एक कह लीजिए इन्होंने अपना नया एक कंपनी बनाई है एचएफसीएल एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। इसमें एक जो है एरो स्पेस इनका बिजनेस था, उसको जो है यहाँ पे मर्ज कर दिया गया है या उसके अंतर्गत जो है समेकित कर दिया है, जो बताया जा रहा है मिला दिया है। तो अब ये कंपनी मतलब पूरी तरीके से रक्षा क्षेत्र में भी एक सब्सिडी कंपनी बना के बनाने वाली है। और ये क्यों? क्योंकि भू राजनीतिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सैन्य खर्चे हर एक देश का बढ़ रहा है। भारत का भी बजट में देखते हो आप लोग कि जितना बजट में पिछले बजट में रहता है सैन्य खर्चा, उससे बढ़ जाता है थोड़ा सा तो ज़्यादा। और एक ये भी है कि सरकार स्वदेशी पे मतलब ज़्यादा फोकस कर रही है, तो अपने देश की जो कंपनियां रहेंगी रक्षा क्षेत्र वाली उनको काम मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि स्वदेशी मतलब कहीं ना कहीं से तो स्वदेशी से आएगा, अपने देश से ही आएगा। तो इस तरीके से बढ़िया है। डिफेंस सेक्टर में भारत का भविष्य आगे है। जो भी डिफेंस सेक्टर में भारत की कंपनियां काम करें उनके लिए तो मतलब बढ़िया है, जब तक बीजेपी सरकार है। उसके बाद यहाँ पे इनके प्रबंधन निदेशक महेंद्र नाटा हैं। उनका कहना है कि आने वाले वर्षों में व्यवसाय कंपनी के विकास का एक बहुत मजबूत स्तंभ बनकर उभरने की उम्मीद है। मतलब ये कह रहे हैं कि ये बिजनेस जो हम अभी बनाने वाले हैं या बना रहे हैं, ये आने वाले समय में एक बहुत मतलब बड़ा बिजनेस बनने की तैयारी में है या बन जाएगा, इनका कहना इस तरीके से है। तो इसको देखते हुए जो है यहाँ पे इसमें तेज़ी देखने के लिए मिल रही है हम लोगों को। ठीक है ना। फिर वहीं बात की यहाँ पे अगर देखेंगे इसका लिस्ट, तो देखिए ये लिस्ट जो है ये शॉर्ट टर्म लिस्ट से जो मूव आउट हो गए हैं शेयर 8 मई 2026 से, उनकी लिस्ट है। मतलब शॉर्ट टर्म की लिस्ट से यह शेयर तो यहाँ पे बाहर आता हुआ दिख रहा है, जो कि यहाँ पे आप लोग देखोगे ये वाले नंबर पे बाहर आ गया। लेकिन क्या हुआ है कि शॉर्ट टर्म से निकाल के लॉन्ग टर्म में डाल दिया गया। अब शॉर्ट टर्म क्या होता है? शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा कंपनियां रहती हैं, 5 दिन, 15 दिन और 30 दिन रहती हैं।
लेकिन अब लॉन्ग टर्म की लिस्ट में चला गया, वो भी लिस्ट दिखाता हूँ आपको, नहीं बोलो कि केवल ऐसे। हाँ, यहाँ पे अब ये लिस्ट पढ़िए कि लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी शॉर्ट लिस्ट इन शॉर्ट टर्म एसएम फ्रेमवर्क 8 मई 2026। 8 मई 2026 से जिन भी कंपनियों को लॉन्ग टर्म के एसएम की स्टेज 1 में डाला गया है उनकी ये लिस्ट है। 7 कंपनियों को ऐड किया गया, जिसमें 3 नंबर पे आप लोग देखोगे यहाँ पे तो HFCL लिमिटेड आपको दिखेगी, मतलब शॉर्ट टर्म से निकाल के लॉन्ग टर्म में डाल के। अब लॉन्ग टर्म में डालने से क्या होगा कि और ज़्यादा मार्जिन वार्जिन बढ़ जाएगा। अगर हो गया होगा 100% तो ठीक है, नहीं तो बढ़ के 100% मार्जिन हो जाएगा, सर्किल लिमिट घटने की संभावना रहती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं लॉन्ग टर्म में जाने के लिए, ठीक जाने से। अब ये 30 दिन नहीं भाई, 3 महीने, 3 महीने लगभग इसी लिस्ट में रहेगा। एसएम लिस्ट में शॉर्ट टर्म में था तो क्या था, 5, 15 और 1 महीने के अंदर अंदर बाहर आ सकता था, संभावना थी। लेकिन अब तो 3 महीने के लिए, मतलब मान के चलिए 3 महीने के बाद ही इसका रिव्यू होगा, तो 90 दिन ये इसी जो है लॉन्ग टर्म के लिस्ट में ही रहने वाला है, और लॉन्ग टर्म के लिस्ट में रहेगा। और जब ही ये न्यूज़ न्यूट्रल होगी तभी इसमें जो है एक अच्छी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलेगी। तो जब प्रॉफिट बुकिंग बाद में देखने के लिए मिलेगी तो पहले ही प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, ठीक है। मेरा व्यू इसमें रहेगा कि देखिए चार्ट के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो जब तक 134-35 रुपये के ऊपर है तब तक इसमें आप अपट्रेंड मान सकते हो, लेकिन जब गिरना शुरू होगा तो अगर 135 ब्रेक करेगा तो 112 तक आएगा। तो अगर आप चाहो तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टाइप का 134-35 रुपये के आसपास रखा जा सकता है, आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही पूछ के कुछ भी करिएगा, ठीक है ना, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है।